So I'm going to start the remaining lecture of glomerulonephritis and vasculitis we were discussing before. Today we're going to start from, as you can see, thrombocytopenic purpura, which is also called TTP, hemolytic uremic syndrome. These are the diseases, very correlated diseases. There are very few differences between these two diseases. And we are going to discuss the differences actually. So read the slide. As you can see here, two varieties of the same disease, HUS. जो दोनों डिजीज़ हैं ये ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड हैं. ट्राइएड जो है, हीमोलिटिक एनीमिया, यूरीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, ये तीन चीज़ों को हम कहते हैं ये HUS है, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है. ये तीन चीज़ें, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, तीनों चीज़ें मिलें तो बनती हैं. ठीक है, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम बनता है इन तीन चीज़ों को मिला के. टीटीपी में अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स एंड फीवर ऐड कर लें तो वो टीटीपी बन जाता है. HUS सिर्फ तीन चीज़ें, हीमोलिटिक एनीमिया, यूरीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, इन तीनों में अगर फीवर एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐड कर लें तो वो टीटीपी बन जाएगा. ये एक्चुअली हैं क्या डिजीज़ेस, इसमें प्रॉब्लम हो क्या रही है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कहाँ क्यों जा रहा है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा. क्योंकि इसकी जो पैथोलॉजी है, इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, वो डिस्कस किए बगैर आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है. कहा यह जाता है कि कुछ इन्फेक्शंस हैं जो प्रोवोक करते हैं HUS को एंड TTP को. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ये कहते हैं कि शिगेला के भी हो सकते हैं, साल्मोनेला की वजह से भी हो सकती है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ई कोलाई का एक सर्टेन स्ट्रेन है, आपकी बुक्स में भी इसका नाम लिखा होगा, 0157H7. ये जो 0157H7 स्ट्रेन एक स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई है. इस इन्फेक्शन के बाद, इस ई कोलाई के इन्फेक्शन के बाद कहा यह जाता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डिजीज़ इंटर रिलेटेड, को रिलेटेड होती है. आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ HUS टिप ऑफ हो जाती है और HUS हो जाता है किसी पेशेंट को. और अगर उसी HUS में फीवर भी हो जाए, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स भी आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो TTP में कन्वर्ट हो गया है. हीमोलाइटिक एनीमिया मींस हीमोलिसिस की वजह से एनीमिया, राइट. अच्छा, तो इसका क्या मतलब है कि किसी को हीमोलिसिस की वजह से एनीमिया हो रहा है. देखिए, हीमोलिसिस कैसे हो रहा है, आपको याद होगा कि मैंने क्लास में एक दफ़ा बताया था कि कितनी ज़्यादा तेज़ी से आर्टरीज के अंदर रेड ब्लड सेल्स मूव कर रहे होते हैं. अगर आप एक रेड ब्लड सेल, आप एक कार होगी, तो वो जितनी ज़्यादा आर्टरी का सरकमफ्रेंस ज़्यादा है, कैलिबर ज़्यादा है, ब्लड अकोमोडेट करने की एक कैपेसिटी ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा स्पीड होती है RBCs की. ठीक है, मतलब एओर्टा में उसकी एक डिफरेंट स्पीड होगी, बहुत ज़्यादा होगी, आर्टीरियोल में कम होगी. जैसे कि एक रफ एस्टिमेशन है कि 240 माइल्स पर आवर हम कह सकते हैं कि सिंपल आर्टरी में, एक आर्टीरियोल में हो सकती है, और एओर्टा में इवन 700 तक जा सकती है. ठीक है, इतनी स्पीड होती है. अच्छा, फिर अगर ये स्पीड हो, और अगर इतनी ज़्यादा स्पीड होती है किसी भी रेड ब्लड सेल की, आपको क्या लगता है कि इतनी ज़्यादा स्पीड में एक कार जाके किसी चीज़ से टकराएगी तो क्या होगा, होता क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं. होता ये है कि एक वेस्कुलाइटिस है ना, आर्टरी डैमेज हुई, कोलेजन एक्सपोज हुआ, इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हुआ, तो दो एंडोथेलियल स्टोर्स की मैंने पहले भी बात की थी. दो एंडोथेलियल स्टोर्स जो हैं वो एक्टिवेट हुए. कौन से दो एंडोथेलियल स्टोर्स जो हैं वो ब्लड में आ जाएंगे, वॉन विली ब्रेन फैक्टर एंड फैक्टर 8. आई हैव टोल्ड यू दैट दीज आर द टू फैक्टर्स दैट इज नॉट जनरेटेड बाय द लिवर, इट इज स्टोर्ड इन एंडोथेलियल टिश्यूज, राइट. सो फिर जब वेस्कुलाइटिस की वजह से किसी वेजल के जो वेस्कुलर स्मूथ मसल डैमेज होगा, तो ये दोनों एक्सपोज होंगे, कोलेजन एक्सपोज होगा, ये आएंगे, तो वो जो सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स थे ये उनको कहेंगे इधर आओ, ये देखो, ये यहाँ पे वेजल डैमेज है.
ठीक है, वहाँ पे जब डैमेज वेजल के करीब ये जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ऑब्वियसली प्लेटलेट प्लग बनाएंगे। ये वॉन विली ब्रांड फैक्टर जो है ये प्लेटलेट प्लग्स बनाएगा, क्योंकि ये एक्टिवेट कर देगा उन प्लेटलेट्स को, और प्लेटलेट्स से वो एक लंबी बात हो जाएगी, थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड सेरोटोनिन रिलीज करेगा, और फिर ये स्ट्रक्चर चेंज कर देगा सारे का सारा, उसकी कन्फर्मेशन चेंज कर देगा प्लेटलेट्स की सरफेस की, और फिर प्लेटलेट्स उस वहाँ अटैच होना शुरू हो जाएंगे और एक प्लग बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो प्लेटलेट प्लग बनेगा, फिर ये प्लेटलेट प्लग को थ्रोम्बोसिस होने से कैसे बचता है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये प्लेटलेट प्लग ऐसे का ऐसे ही रहे तो नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि वहाँ पे एक प्लग बन गया, ये बिल्कुल प्लेटलेट प्लग ऐसे है जैसे कि कोई एथरोस्क्लेरोटिक प्लैक बन गया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर वहाँ पे 100% कैलिबर था आर्टरी का ब्लड एकोमोडेट करने का, तो अब इस थ्रोम्बोटिक प्लैक बनने के बाद, इस थ्रोम्बोसिस होने के बाद, ये प्लग बनने के बाद अब वो 50% ब्लड अलाउ कर रहा है और 50% ब्लड जो है वो टक्कर खा रहा है इस थ्रोम्बोसिस से, इस प्लेटलेट प्लग से। सो फिर इस प्लेटलेट प्लग का एक सर्टेन अमाउंट के बाद जब वो वेस्कुलर स्मूथ मसल हील हो जाए, इसका टूटना ज़रूरी है। इसको तोड़ता कौन है? मेटालोप्रोटीएज एंजाइम। ऐसे पेशेंट्स में वही मेटालोप्रोटीएज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। क्यों? क्योंकि जो प्लेटलेट्स थे जिनको पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना चाहिए था, वो एक सर्टेन जगह पे जहां वेस्कुलर स्मूथ मसल नेचुरली डैमेज हुआ था, सारे वहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, सारे प्लेटलेट्स वहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ये बात बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में ये बात कंसीडर करना बहुत जरूरी है कि ये वाहिद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है जहां आप प्लेटलेट इन्फ्यूजन नहीं करते। ठीक है, जहां आप प्लेटलेट इन्फ्यूजन नहीं करते। क्यों नहीं करते? मैंने पहले भी इसका आंसर दे चुका हूं मेरी बात में, कि हमारे पास मेटालोप्रोटीएज एंजाइम की कमी है। मेटालोप्रोटीएज एंजाइम जो है वो एंजाइम है जो वॉन विली ब्रांड फैक्टर को वेव ऑफ करता है और प्लेटलेट प्लग टूट जाता है। वॉन विली ब्रांड फैक्टर एक तरह से सीमेंट है। वॉन विली ब्रांड फैक्टर एक तरह से एक स्टेज है, एक सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर आके प्लेटलेट्स अटैच हो रहे हैं। जैसे ही आप वो सबस्ट्रेट वेव ऑफ कर देंगे, प्लेटलेट्स टूट के भाग जाएंगे, वो टूट जाएंगे और वो बॉडी में और कहीं अवेलेबल होंगे, कहीं और अगर कोई वेस्कुलर स्मूथ मसल डैमेज हुआ है तो वहाँ प्लग बनाने के लिए अवेलेबल होंगे। लेकिन यहाँ वॉन विली ब्रांड फैक्टर एक्टिवेटेड है, प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड है, थ्रोम्बोक्सिन A2 सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, कंफर्मेशन रेगुलरली चेंज हो रही है, और सारे प्लेटलेट जो भी गुजरता है वहाँ अटैच होता जा रहा है, होता जाएगा। और होते होते होगा क्या कि पूरा एक प्लग इतना बड़ा बन जाएगा कि आर्टरी 80% ब्लड ब्लॉक कर देगी, 20% सप्लाई कर रही होगी। जैसे कोरोनरी इस्कीमिया होता है, उसमें एथरोस्क्लेरोटिक प्लैक बनता है। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या हो, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन कब बनेगा, कब आपको इन्फेक्शन होगा? जब 70 to 80% अक्लूजन हो जाएगी। तो वो जो थ्रोम्बस बना था, जो मेटालोप्रोटीएज एंजाइम के कम होने की वजह से नहीं टूट रहा है, अब क्या हो रहा है कि अब वो इतनी अक्लूजन कॉज कर चुका है, वो तकरीबन 80% अक्लूजन कॉज कर देगा, कभी तो कंप्लीटली ही अक्लूड कर देगा आर्टरी, उस आर्टीरियोल को जहां भी वो बनाए। ठीक है, अगर तो वही प्लैक, वही थ्रोम्बस किडनी में बना है तो वो यूरेमिया कॉज कर देगा। यूरेमिया तो इसलिए कॉज हो रहा है HUS में क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्टरीज हो रही है, तो इन्फ्लेमेशन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में भी होगी तो यूरेमिया होगा, ग्लोमेरुलर डैमेज होगा। क्योंकि हम पढ़ ही ग्लोमेरुलर डैमेज रहे हैं, ये वेस्कुलाइटिस पढ़ रहे हैं जो कि रीनल डिजीज़ को भी अफेक्ट करता है, तो आप इसको भी कंसीडर करें कि उन्होंने रीनल कैपिलरीज को भी डैमेज किया, ग्लोमेरुलस को भी डैमेज किया, दैट्स वाई यूरेमिया हो रहा है। सो पहली बात कंप्लीट हुई कि यूरेमिया होगा। HUS की यूरेमिया एक्सप्लेन हो गया क्योंकि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज वेस्कुलाइटिस हो रहा है। दूसरी बात कौन सी क्लियर हुई कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है। क्यों पीनिया हो रहा है? क्यों लो प्लेटलेट्स हैं? क्योंकि प्लेटलेट्स गलत जगह पे अटैच होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिवेशन ऑफ वॉन विली ब्रांड फैक्टर, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ मेटालोप्रोटीएज एंजाइम which was needed to wave off the von Willebrand factor, and it actually destroys the if it is present it actually destroys the platelet plug, but because of the deficiency of metalloprotease enzymes we are unable to destroy that platelet plug, that platelet प्लग, और वो जो एक पूरा थ्रोम्बस बन गया, जो थ्रोम्बोसिस हो गया, तो वो जो प्लेटलेट प्लग अब डैमेज नहीं हो पा रहा है अब, क्योंकि मेटालोप्रोटीएज एंजाइम हमारे पास नहीं है। तो फिर आपको क्या लगता है कि हमें इसे प्लेटलेट देने चाहिए? नहीं, ये वाहिद ऐसी डिजीज है जिसमें आप प्लेटलेट की कमी में प्लेटलेट नहीं देंगे, बिकॉज इट इज नॉट द इफेक्ट ऑफ प्लेटलेट्स,
It is the defect of decreased amount of metalloprotease enzyme. So हमें metalloprotease enzyme replace करना है, and we believe, we do not know that, it is not confirmed yet, but we believe by giving the plasmapheresis, by doing the plasmapheresis, by treating with plasmapheresis, we actually replace the metalloprotease enzyme. And if we really in a success of replacing the metalloprotease enzyme, we will have it, will destroy the platelet plaque, and the occlusion of artery will be relieved. तो फिर हमें उस प्लेटलेट प्लैग को डिस्ट्रॉय करना है, रिलीव होना है उस एक्लूजन से जो प्लेटलेट प्लग ने बनाई हुई थी, और जो ऑब्वियसली अगर वो प्लेटलेट प्लग बना रहा तो उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर्स भी एक्टिवेट हो गए, तो फिर तो क्लॉटिंग फैक्टर्स भी आ जाएंगे, फिर तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन भी हो जाएगी, फिर तो फिब्रिन भी आ जाएगा, और अगर वो फिब्रिन भी आ गया फिर तो और स्टेबलाइज्ड क्लॉट होगा, फिर तो परमानेंट एक्लूजन हो जाएगी. सो हमें उस एज सून एज पॉसिबल हमें इसको खत्म करना है. अगर आप प्लेटलेट्स और दे देंगे, वो प्लेटलेट्स फिर यहाँ आके जुड़ जाएंगे, ये और वर्स ओक्लूजन हो जाएगी. इसलिए प्लेटलेट्स नहीं देने, प्लेटलेट्स इन्फ्यूजन नहीं करनी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा नहीं देना. अगर आप देंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स आएंगे और ओक्लूजन होगी और थ्रोम्बोसिस होगा. इससे बचाना है आपको. दूसरी बात, दो बातें तो ये क्लियर हो गई. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की भी समझ आ गई, यूरीमिया की भी. हीमोलाइटिक एनीमिया, अब मैं आपको बताता हूँ हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होगा. हीमोलिसिस क्यों हो रहा है? हीमोलिसिस इसलिए हो रहा है, एज आई हैव टोल्ड यू ऑन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, कि किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से रेड ब्लड सेल्स मूव कर रहे हैं. आपको क्या लगता है कि यही इतनी तेजी से अगर आप 700 किलोमीटर की स्पीड से एओर्टा में गाड़ी चला रहे हो और आप जाके दीवार से टकरा जाएं, उस थ्रोम्बस से टकरा जाएं, तो आपको क्या लगता है कि आरबीसी का क्या हाल होगा? टूट जाएगा. इसी वजह से जब वो थ्रोम्बस से जाके इतनी स्पीड से जाके टकराएगा, या फॉर एग्जांपल 240 माइल्स पर आवर की स्पीड से, 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप गाड़ी को दीवार में मारें, तो भी क्या बचेगा? ठीक है, वो जब जाके रेड ब्लड सेल टकराता है उस थ्रोम्बस के साथ, जब वो हिट करता है तो फिर वो टूट जाता है, जिसकी वजह से हीमोलाइसिस होता है. इसलिए वो जो हमें क्यों पता चलता है हीमोलाइसिस, क्यों हम इसे हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं? क्योंकि इनमें हमें जब हम पेरिफेरल ब्लड समेयर करवाते हैं तो शिस्टोसाइट्स, हेलमेट सेल्स, फ्रेगमेंटेड आरबीसीज मिलते हैं. ये क्या हैं? ये आरबीसीज के टूटे हुए आरबीसीज को हम कहेंगे फ्रेगमेंटेड रेड ब्लड सेल्स, शिस्टोसाइट्स या हेलमेट सेल्स. ये वो टूटे हुए आरबीसीज हैं, ये वो हीमोलिसिस हुई है उन आरबीसीज की जो टकराए थे उस थ्रोम्बस से. सो ये तीन चीजें इस तरह जस्टिफाई होती हैं. ठीक है. और अगर आप ये इतना बढ़ जाए कि फीवर करवा दे और वैस्कुलाइटिस इतना बढ़ जाए और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स करवा दे, तो फिर हम कहेंगे अब ये थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में बदल गया है. ठीक है. सो टीटीपी उस वक्त कहलाएगा जब एचयूएस में फीवर एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐड हो जाएंगी. यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है शिस्टोसाइट्स, हेलमेट सेल, फ्रेगमेंटेड सेल, एलडीएच रेज है, रेटिकुलोसाइट रेज है, एप्टोग्लोबिन कम हुई हुई है, बहुत वेग हैं. किसी भी किस्म के हीमोलाइटिक एनीमियाज में ये इन्वेस्टिगेशन आती हैं, आप लोगों को पता है. ये जी आपके फ्रेगमेंटेड रेड ब्लड सेल्स हैं, देख रहे हैं, ये टूटे फूटे रेड ब्लड सेल्स हैं आपके. पेरिफेरल स्मेल पे आपको ये मिलेंगे. ट्रीटमेंट क्या है? डू नॉट ट्रांसफ्यूज प्लेटलेट्स. अच्छा, डू नॉट गिव एंटीबायोटिक्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू. मैंने आपसे पहले स्टार्ट में क्या बात की थी कि एक डायरियल इलनेस होगी, ई कोलाई की वजह से कोई डायरियल इलनेस हो सकती है, फीवर वॉमिटिंग हो सकता है, बिल्कुल जैसे आपको नॉर्मल एक टाइफाइड का इन्फेक्शन फीवर होता है या टाइफाइड का आपको अटैक होता है. लेकिन इसके साथ साथ आपको किडनी प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएंगे, लो प्लेटलेट्स भी शुरू हो जाएंगे, वीकनेस भी शुरू हो जाएगी. जैसे डायरिया हो के इंप्रूव होना शुरू होगा, आपके प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाएंगे, आपके हीमोलिसिस शुरू हो जाएगी और आपको यूरीमिया शुरू हो जाएगा, आपका किडनी फेलियर स्टार्ट हो जाएगा. तब आपको लगेगा हाँ ये मे बी एचयूएस हो, मे बी इसको जो डायरियल इलनेस हुई है वो 0157H7 ई कोलाई की वजह से हुई है. तो फिर आप फौरन से ही ऐसे पेशेंट का, बजाय इसके कि आप इसको एंटीबायोटिक्स दें या प्लेटलेट्स के लिए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करें, आप इनको प्लाज्माफेरेसिस के लिए भेज देंगे. एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं? एंटीबायोटिक्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये जाके डिस्टर्ब करेगी फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल फ्लोरा को. नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होगा तो फिर ई कोलाई को ज़्यादा अटैक करने की जगह मिलेगी, सबस्ट्रेट मिलेगा. सेकेंडली, अगर सेल डिस्ट्रॉय हुआ जिसमें ई कोलाई हार्बर हुआ,
अगर वो सेल आप डिस्ट्रॉय करेंगे, उसकी सेल वॉल डिस्ट्रॉय करेंगे, तो वो तो ब्लड में और आ जाएगा इकोलाई। अगर वो इकोलाई ब्लड में और आ गया तो इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा, और बढ़ गया तो थ्रोम्बोसिस बढ़ जाएगा, और फिर डिजीज और वर्स हो जाएगी। तो एंटीबायोटिक्स आपने इसमें नहीं देनी, प्लाज्मा फेरेसिस ही देनी है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्पॉन्टेनियसली भी रिजॉल्व हो सकता है। क्रायोग्लोबुलिनीमिया, क्रायोग्लोबुलिनीमिया है कि इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिजीज एंड इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू कोल्ड एग्लूटिनेंस। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिड्यूस्ड टेम्परेचर पे कुछ प्रोटीन्स, मोस्टली इम्यूनोग्लोबुलिन्स, कोल्ड सेंसिटिव एंटीबॉडीज होती हैं, कुछ कोल्ड सेंसिटिव वो इकट्ठी हो जाती हैं, उनकी एग्लूटिनेशन हो जाती है, ठीक है। उनकी एग्लूटिनेशन की वजह से, उनके जुड़ने की वजह से, ये जैसे एमाइलॉइडोसिस होती है, जैसे एमाइलॉइड प्रोटीन्स, एबनॉर्मल एमाइलॉइड फिब्रिल्स इकट्ठे हो जाते हैं और जगह जगह पे जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, इवन स्किन पे, किडनी में, ब्रेन में, आईज में, इवन रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी करवा देते हैं एमाइलॉइडोसिस। इसी तरह ही क्रायोग्लोबुलिन भी, ये हेपेटाइटिस बी सी के साथ हाईली एसोसिएटेड क्यों है? हेपेटाइटिस बी सी में होता क्या है? हेपेटाइटिस बी सी एक इम्यून सिस्टम प्रोवोकिंग डिजीज है, ठीक है। ये जो इम्यून सिस्टम है उसको ओवर एक्टिव कर देती है, टिप ऑफ कर देती है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी सी होगा तो ऑब्वियसली आपका इम्यून सिस्टम उसके लड़ने के लिए ओवर एक्टिव हो जाएगा, हाइपर एफिशिएंट हो जाएगा। जब वो हाइपर एफिशिएंट होगा, जब टिप ऑफ होगा, तो ज्यादा से ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनेंगे, और साथ ही अगर कोल्ड टेम्परेचर भी चल रहा हुआ, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिड्यूस टेम्परेचर में वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बने थे, जिनसे एंटीबॉडीज बनने थे, वो इकट्ठे हो जाएंगे, और वो इकट्ठे होकर ग्लूटिनेट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। उनके ग्लूटिनेशन की वजह से वो कहीं जो एक क्लम्प्स बन जाएंगे, और वो जहां जाके रखें, अगर वो किडनी ग्लोमेरुलस में चले गए, वहां नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे मल्टीपल माइलोमा में पहुंचाते हैं। वो ब्रेन में चले गए, वहां नुकसान पहुंचाएंगे, स्किन में चले गए, वहां नुकसान पहुंचाएंगे, आंखों में चले गए, वहां पे एक्वस ह्यूमर का रेज कर देंगे प्रेशर, जहां भी जाएंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो क्रायोग्लोबुलिन्स ये होता है। लैब्स, ईएसआर, लो कॉम्प्लीमेंट ड्राइवर्स, पॉजिटिव रिमेटिक फैक्टर, बहुत वेग है, बहुत वेग है। ट्रीटमेंट के लिए आप देख लें, रेबेवरिन इंटरफेरॉन देते हैं इसमें। जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो क्रायोग्लोबुलिन्स ही है। ट्रीटमेंट में प्लाज्माफेरेसिस देंगे, स्टीरॉइड्स देंगे, जितने भी ऑब्वियसली आपको पता है ऑटोइम्यून डिजीज हैं, उसमें हमने स्टीरॉइड्स तो एज अ डिस्प्लेट में देना ही होता है। अच्छा, डायबिटीज़ बड़ी जी पुरानी कॉज है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवाने की, आपको पता ही है। जितनी भी डायबिटीज़ की, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो डायबिटीज़ से बच जाता है? ऑब्वियसली डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी होती है, ठीक है। अगर एक्यूलोपैथी हो सकती है तो नेफ्रोपैथी भी हो सकती है। अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है तो ये भी हो सकती है। अगर कार्डियोमायोपैथी हो सकती है तो ये भी हो सकती है। कौन सी चीज़ है जो डायबिटीज़ से बची हुई है? डायबिटीज़ क्या करवाएगा? जो पॉइंट है यहाँ पे पढ़ने वाला वो ये है कि पॉजिटिव यूरिन डिस्ट्रिक्ट फॉर प्रोटीन यूरिया 150 to 300 हम इसे कहते हैं, ये ट्रेस पॉजिटिव है। इसमें हम कभी ट्रीटमेंट करते हैं, कभी हम नहीं करते। लेस देन 30 माइक्रो ग्लोबिनूरिया होना चाहिए तो कहते हैं हम इट्स ओके। लेस देन 30 है तो हम उसे कहते हैं कि ये बहुत कम है। लेस देन 300 है तो हम कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया स्टार्ट हो चुका है। लेस देन 300 अबव है तो हम कहते हैं ये एल्ब्यूमिनूरिया है। तो लेस देन 300, 150 टू 300 हम इसमें ये कहते हैं कि ये, इसमें आपको रीनो प्रोटेक्टिव काम करना चाहिए। देखें, नॉर्मल बंदे को अगर 300 हो रहा हो ना माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया, तो हम ट्रीट नहीं करते हैं। लेकिन अगर डायबिटीज है उसको और उसके साथ 300 mg आ रहा है, लेस 300, तो फिर हम कहेंगे ये अब माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया, अब ट्रीट करना शुरू कर दो, अब रीनो प्रोटेक्टिव एस इनहिबिटर्स देना शुरू कर दो। एंड एस इनहिबिटर्स क्यों रीनो प्रोटेक्टिव है, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि एस इनहिबिटर्स के क्या इफेक्ट हैं इफ्लक्स आर्टीरियोल्स पे, इफ्लक्स सिस्टम पे ऑफ योर किडनी, ठीक है, जो मैंने आपको सारी एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट बताया था। तो फिर माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया हमने ट्रीट कब करना है? उस वक्त जब डायबिटीज है। अगर डायबिटीज के बगैर लेस देन 300 आ रहा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। मे बी उसने कोई प्रोटीनेशियस मील लिया हो तो भी खैर है। और सीरम क्रिएटिनिन जो है वो आप फिर उसके साथ साथ करवाते रहेंगे। यही माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया कहीं नेफ्रोटिक में ना बदल जाए, और अगर वो नेफ्रोटिक में बदल गया ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज करेगा। SLE बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने आपको रिमेटोलॉजी में, आपको याद होगा। SLE में हम सिर्फ उस वक्त ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को उस वक्त ट्रीट करते हैं हम जब बायोप्सी करेंगे उस पेशेंट की, और बायोप्सी में हम ये देखेंगे
कि इसको अब कोई प्रोलिफरेटिव डिजीज हो गई है, ठीक है। अगर तो प्रोलिफरेटिव डिजीज है तो हम ट्रीट करेंगे। सेक्लेरोटिक सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस है तो फिर हम ट्रीट नहीं करेंगे। सेक्लेरोटिक क्या है, मैंने आपको बताया था, सेक्लेरोटिक इज ए $5 वर्ड फॉर हैविंग अ स्कार, सिलहटे, राइट। सो फिर स्कार फॉर्मेशन हो रही है, अगर सिर्फ स्कारिंग ही कर रहा है तो कोई बात नहीं, स्कारिंग इज नॉट दैट मच डेंजरस। लेकिन अगर प्रोलिफरेटिव डिजीज है और हम बायोप्सी करवाते हैं और हमें लगता है कि नहीं SLE इस वक्त प्रोलिफरेटिव है, अगर सीरोसाइटस इतना हो रहा है कि पेशेंट को सांस लेने में मसला हो रहा, सांस लेने में मसला हो रहा है और बाकी सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं आपकी मेसोथेलियम में, तो फिर तो चलो आपको एक दफ़ा बायोप्सी ज़रूर करवानी चाहिए। और अगर बायोप्सी पे स्कारिंग आ गई तो आप ट्रीट नहीं करेंगे। बायोप्सी पे प्रोलिफरेटिव SLE आ गया फिर आप जरूर ट्रीट करेंगे। लो कॉम्प्लीमेंट anti-dsDNA यही करवाना बहुत है, आपको बायोप्सी की जरूरत ही नहीं है। आप ANA करवाएं, anti-dsDNA करवाएं, सेंट्रोमेयर करवाएं, आपको पता चल जाएगा। ये मेलर रेश दिखाया गया, आपको पता है इसमें मेलर है तो मैं अच्छा, ये एक सेपरेट एंटिटी है, इडियोपैथिक रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। इसमें क्रीसेंटेरिक फॉर्मेशन होती है। देखें ये लोकलाइज्ड किडनी डिजीजेस हैं, ये जो इडियोपैथिक रैपिडली है, निल डिजीज़ है, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव है, मेम्ब्रेनस है, ये सारी की सारी जो है ना ये प्योरली इन ग्लोमेरुलस डिजीजेस हैं, प्योरली ग्लोमेरुलस के अंदर होंगी, ये सिस्टम इन्वॉल्व नहीं करती, ठीक है। क्रिसेंटेरिक फॉर्मेशन क्या है? क्रिसेंटेरिक फॉर्मेशन ये है कि आप ग्लोमेरुलस ले लें, ग्लोमेरुलस में जैसे एक क्रीसेंट बनता है, जैसे क्रीसेंट का एक निशान होता है, जैसे पहले दिन का चांद होता है, इस तरह आपको पूरा अगर ग्लोमेरुलस आप लें, अगर आप 14वीं का एक पूरा चांद ले लें और आप उसके एक कोने में आपको ना सिर्फ इम्यूनोग्लोबुलिन्स इकट्ठा हुए हुए मिलेंगे, एक कोने में। तो जब आप उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे, यूरिन एनालिसिस से अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे, तो आपको यूं नजर आएगा कि सिर्फ एक कोने में इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक साइड पे इकट्ठे हुए हैं। तो फिर आप ये कहेंगे ये रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, क्योंकि इसमें क्रिसेंटेरिक फॉर्मेशन हुई हुई है आपकी ग्लोमेरुलाई में। एंका पॉजिटिव हो सकते हैं, एंका पॉजिटिव मैंने आपको पहले बताया था, इट इज़ अ वेरी वीक टेस्ट। एंका पॉजिटिव तो मैंने आपको बताया था पैन में भी हो सकते हैं, 25-30% पॉलीआर्टेराइटिस नोडोजा में हो सकते हैं। चर्क स्ट्रास सिंड्रोम में मैंने आपको पी एंका बताया था, वेगनर ग्रेमेटोसिस में आपको मैंने सी एंका बताया था। तो एंका इज नॉट दैट मच स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव इन दिस। रीनल बायोप्सी, ऑब्वियसली रीनल बायोप्सी करवाएंगे, वो हमें बहुत कुछ बता सकती है। मैं आपको फॉर इन्फॉर्मेशन बता दूं, रीनल जो माइक्रोएल्बुमिनेरिया की बात हुई है, तो अक्सर ये होता है कि आपको जब यूरिन एनालिसिस देखेंगे, आप जब रिपोर्ट पढ़ेंगे यूरिनरी पे, उस पर लिखा होता है प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अगर तो एक प्लस है ना, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, अगर वहां पे लिखा हो एक प्लस, तो एक प्लस का मतलब ये होता है कि 1 ग्राम। अगर है 2 प्लस तो आप कहेंगे 2 ग्राम्स, ठीक है। और अगर प्लस नहीं है, वहां लिखा हुआ ट्रेस पॉजिटिव, तो समझ लेंगे मिलीग्राम्स में लेस देन 300 है या 150 और 300 के बीच में है। एलपोर्ट सिंड्रोम, गुड पास्टर सिंड्रोम वाली सारी पैथोलॉजी है इसमें। आपके कोलेजन 4 पे अटैक करता है ऑफ योर आईज, ठीक है, इसलिए आपको कंजेनिटल आई डिफॉर्मिटी होती है। इसमें याद रखें ग्लोमेरुलर डिजीज विच कंजेनिटल आई ईयर, कंजेनिटल आई ईयर, कंजेनिटल आई ईयर, glomerulonephritis with the damage of collagen 4 of your eye and your glomerular basement membrane with sensory neural loss, hearing loss, तो ये फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसे एलपोर्ट सिंड्रोम कहते हैं। इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एमाइलॉइडोसिस क्या है? आपको पता है एमाइलॉइड फिब्रिल्स इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। मैं इसलिए ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा क्योंकि ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। बेशुमार डिजीज़ हैं, डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स याद रख लें तो बहुत है। एमाइलॉइड फिब्रिल्स होंगे, ठीक है, कहीं भी जाके इकट्ठे हो सकते हैं। आपको पता है बेशुमार ऑर्गन्स पे अटैक कर सकते हैं, जीआई ट्रैक्ट, मसल्स, नर्व्स, कहाँ नहीं हो सकते, हार्ट, यहाँ पे आप देख लें, मैक्रोग्लोसिया, जुबान पे इकट्ठे हो सकते हैं। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, जब मैंने आपको रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी बताया था तो मैंने उसको बताया होता था आपको कि एमेलॉइड, हीमोक्रोमेटोसिस, कैंसर एंड फिब्रोसिस, ठीक है, ये सारी की सारी जो है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी करवाती हैं। फाइब्रॉइड, एमिलॉइड, हीमोक्रोमेटोसिस, कैंसर एंड फाइब्रोसिस सब रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी करवाती हैं। और फिर उसमें एमेलॉइड भी है। तो जहाँ भी ये एमेलॉइड जाके एबनॉर्मल प्रोटीन है, एमाइलॉइड फिब्रिल्स हैं, इसकी पैथो एक दफ़ा मैंने जब आपको पहले एमाइलॉइडोसिस पढ़ाया था, जब मैं आपको रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी बताया था, तो मैंने आपको एमाइलॉइडोसिस थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, मुझे याद है। उसकी पैथोजेनेसिस मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की थी कि ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं
जो फिर प्रोटियोलाइसिस में जब ये प्रोटीएजेस आते हैं, जब इनकी प्रोटियोलाइसिस होता है तो फिर ये जो फ्रेगमेंटेड प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स बनने के ना दो तरीके हैं, डिफरेंट वेज हैं। एक तो वन सिंगल पीस मिलके, जैसे अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस मिलके भी प्रोटीन्स बनते हैं, या फिर पूरे पूरे बड़े बड़े जुड़े हुए क्लम्प्स भी मिलके एक पूरा प्रोटीन बनाते हैं। ये जो जुड़े हुए क्लम्प्स होते हैं ये बहुत अच्छा प्रोटीन नहीं बना पाते, तो समटाइम्स प्रोटियोलाइसिस को लगता है ये नॉर्मल प्रोटीन है, तो वो प्रोटीएजेस जो है ना उसको तोड़ देते हैं। जब उसको तोड़ते हैं तो जब टूटता है वो फ्रेगमेंटेड प्रोटीन्स एबनॉर्मल एमाइलॉइड कहलाते हैं। वो जहां जाके वो क्लम्प्स फिर ओलिगोमर्स की सूरत में इकट्ठे होंगे, जुड़ेंगे, वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इवन वो स्किन हो, हार्ट हो, टंग हो, ग्लोमेरुलाई हो, आर्टरीज हो, वेजल्स हो, जहां भी जाएंगे वो एमाइलोइडोसिस कॉज करेंगे। डायग्नोसिस रीनल बायोप्सी, ऑब्वियसली बायोप्सी है हमेशा। बायोप्सी पे हमें मिलेगा क्या? कॉन्गो रेड स्टेन मिलेगा, शोज बायरफ्रिंजेंस। ट्रीटमेंट क्या है? वेस्कुलाइटिस से बचाएं, उस चीज से बचाएं, कैंसर से बचाएं, इन्फेक्शन से बचाएं, फाइब्रोसिस से बचाएं। ठीक है, जो जो चीजें टिप ऑफ कर रही हैं कि इस प्रोटीएजेस ज्यादा एक्ट करें उन प्रोटीन्स पे, वो ज्यादा से ज्यादा उसमें ज्यादा से ज्यादा माइलोइडोसिस होगा। ठीक है, सो आप मेनली उस डिजीज से बचाएं, उस ऑटो इम्यून हाइपर सेंसिटिविटी से बचाएं, ये ट्रीट हो जाएगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे आते हैं। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर लिया था नेफ्रोटिक सिंड्रोम को, पहले भी काफ़ी मैंने आपसे बात की है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है क्या? मैंने आपसे कहा कि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द ईटियोलॉजी, इट इज़ बेस्ड ऑन द सेविरिटी। ठीक है, सो फिर अगर सेविरिटी की बात करें तो सेविरिटी है क्या? अबव 3 ग्राम्स मैंने आपको कहा, ब्रिटिशर्स कहते हैं, अबव 3.5 अमेरिकन कहते हैं। सो 3 कर लें, 3.5 कर लें, ओके विद दैट। हाइपरलिपिडीमिया, वी डू नॉट नो exactly what causes hyperlipidemia, but we do know is that most of the lipids in our body, they actually show apoproteins on their surface, and your body recognizes those apoproteins and it detects that this lipid is unnecessarily available in the body and it is removed by your kidney। ठीक है, वो जो लिपिड होगा उस एपोप्रोटीन को शो कर रहा होगा अपनी सरफेस पे, और फिर वो जब हमें पता चल जाएगा कि ये लिपिड एक्स्ट्रा है तो वो उसे हम एक्सक्रीट आउट करवा देंगे। आपकी बॉडी एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू, कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट करवा देगी आपकी बॉडी से, इस वजह से आपको हाइपरलिपिडीमिया नहीं होगा। बट इन केस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ एबनॉर्मल एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे पास वो एपोप्रोटीन अवेलेबल नहीं है जो सेल सरफेस पे नजर आए, लिपिड सरफेस पे नजर आए। तो जब वो एपोप्रोटीन हमें सेल सरफेस पे नजर नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस लिपिड को एक्सक्रीट आउट करवाना है? दैट्स व्हाई मे बी आई एम सेइंग अगेन मे बी, दैट्स व्हाई हमें लगता है कि, ये मेरी अपनी रिसर्च है, मैंने अपना इधर उधर से किताबें छान के ये चीज़ निकाली थी, हो सकता है ये गलत भी हो। ठीक है, हो सकता है आपकी बुक्स में कुछ और भी लिखा हो। और जो प्रोटीन यूरिया हो रहा है, मैं आपकी जो लिवर है उसको प्रोटीन बनाने की आपको पता है कितनी कैपेसिटी है? 3.5 ग्राम्स पर डे, एग्जैक्टली 3.5 ग्राम्स पर डे। 3.5 ग्राम्स वो बना रहा है, आप 3 ग्राम्स या 3.5 ग्राम्स रिलीज कर रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं, वो कैसे कंपनसेट करेगा? दैट्स व्हाई आपको हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाता है। इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो क्या रहा है? हाइपोप्रोटीनीमिया हो रहा है और हाइपर प्रोटीन यूरिया हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है। अच्छा, और इसके बाद जो है अगर ये हो गया तो हो जाएगा, तो फिर हो क्या रहा है? जब अगर हाइपर प्रोटीन यूरिया हो गया और हाइपर प्रोटीनीमिया होगा तो फिर क्या होगा? आप लोगों को सबको पता है कि इस वजह से डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर होगा, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, थर्ड स्पेसिंग होगी बिकॉज ऑफ द डिक्रीज अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिनुरिया, बिकॉज 50% ऑफ योर प्रोटीन इज मेड बाय एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिनुरिया हो रहा है, प्रोटीन लॉस हो रहा है, थर्ड स्पेसिंग हो रही है, डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर है, डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर है, काउंटर रेगुलेशन में इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, एडिमा हो रहा है, थर्ड स्पेसिंग हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे लिए डेबिलिटेटिंग है। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंट एरियाज में अगर एडिमा हो रहा है, बड़ा आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं डिफरेंशिएट करने के लिए एडिमा ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड एडिमा ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, किडनी फेलियर। एडिमा अगर तो
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का हो रहा है तो समझ जाएं, आपको पता है वो डिपेंडेंट एरियाज में हो रहा होता है। अगर आप रिकमेंडेंट पोजीशन में हैं, लेटे हुए हैं, सैक्रल एरिया में भी नजर आएगा, डिपेंडेंट पोजीशन सैक्रम है। अगर आप खड़े हुए हैं आपको पैरों में मिलेगा, पेरिफेरल एरियाज में मिलेगा। लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मोस्टली हमें सबसे पहले हम ये कहते हैं पेरी ऑर्बिटल एरिया में। पेरी ऑर्बिटल एरिया क्या डिपेंडेंट है? नो। सो सिर्फ हमें एक चीज से ही पता चल गया कि वेदर इट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बिकॉज ऑफ राइट हार्ट फेलियर और बिकॉज ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और बिकॉज ऑफ एनी कॉज ऑफ राइट हार्ट फेलियर, उसकी वजह से हो रहा है, या इसमें हार्ट इन्वॉल्व है, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, लॉस ऑफ प्रोटीन है। सो मैंने आपसे कहा डिपेंडेंट एरियाज में होगा तो इट इज बिकॉज ऑफ एडिमा ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और राइट हार्ट फेलियर, और अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से हो रहा है तो फिर कहीं भी हो सकता है, एनासार्का कहते हैं उसे, कहीं भी बॉडी केस में हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेरी ऑर्बिटल एरियाज। तो पेरी ऑर्बिटल एरियाज कहाँ से आपको लगता है कि पेरी ऑर्बिटल एरियाज जो हैं वो डिपेंडेंट एरियाज? नहीं, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये देखें सिवियर जनरलाइज्ड एडिमा आपको तब मिलेगा जब ये देखें इसके पेरी ऑर्बिटल एरियाज देखें, आंखें देखें, जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसी भी डेबिलिटेटिंग डिजीज की वजह से हो सकता है, किसी भी क्रॉनिक डिजीज की वजह से हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मल्टीपल माइलोमा। यू डू नो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मल्टीपल माइलोमा कैसे अफेक्ट कर रहा है। मल्टीपल माइलोमा मैंने आपको बताया भी था कि वो किडनीज को कितने ज़्यादा तरीकों से डिजीज़ कॉज करवाया है। मेलॉइड से कर रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज करवा के, हाइपरकैल्सीमिया से कर रहा है, डायरेक्टली इम्यूनोग्लोबुलिन्स वहाँ पे जाके ग्लोमेरुलाई में स्टक हो रहे हैं। बेशुमार बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी जब मैंने मल्टीपल माइलोमा के बारे में आपको बताया था। ग्लोमेरुलर बेस मेम्ब्रेन लूजेस इट्स नेगेटिव पोटेंशियल, प्रोटीन लॉस हो रहा है, ऑल्सो एसोसिएटेड विद हाइपरलिपिडीमिया। आई टोल्ड यू क्यों। माल्टीज क्रॉस इन द यूरिन। माल्टीज क्रॉस कैसे आएंगे? एक माल्टीज क्रॉस से बने होते हैं, एक फैट ग्लोब्यूल से बने हुए होते हैं, फैट एक्यूमुलेशन से बनी हुई होती है जब आप इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं। यूरिनरी लॉस ऑफ एंटीकोगुलेंट प्रोटीन्स, आपको याद होगा जब मैंने आपको ना पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि प्रोटीन लॉस की वजह से, मैंने आपको उस वक्त एक बात बताई थी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, मैंने आपको थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ये आज उसी को उल्टा हो गया है यहाँ पे। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़े और हम वहाँ पे थ्रोम्बोसिस की बात कर रहे हैं। उस वक्त थ्रोम्बोसिस पढ़ रहे थे और नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात कर रहे थे। दो बातें, एक बात तो लिखी हुई है, एक बात नहीं लिखी हुई। उस वक्त जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको ये बताया था कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो एल्ब्यूमिन लॉस होता है, एल्ब्यूमिन के एग्जैक्टली सिमिलर साइज का एंटीथ्रोम्बिन 3 होता है। तो अगर एंटीथ्रोम्बिन 3 भी लॉस होगा तो एंटीथ्रोम्बिन 3 हमारी बॉडी का नेचुरल एंटीकोगुलेंट मैकेनिज्म है। अगर एंटीथ्रोम्बिन 3 भी लूज हो गया बिकॉज ऑफ एल्ब्यूमिनुरिया एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो फिर हम थ्रोम्बिन को इनहिबिट नहीं कर सकते, बिकॉज हेपरिन से जब एंटीथ्रोम्बिन 3 मिलता है तो एंटीथ्रोम्बिन 3 एक्टिवेट होता है, और अगर एंटीथ्रोम्बिन 3 एक्टिवेट हो जाए तो वो थ्रोम्बिन इनहिबिट करता है, और अगर थ्रोम्बिन इनहिबिट हो जाए तो ऑब्वियसली आपका सारा इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पैथवे स्टॉप हो जाएगा। आपका एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पैथवे स्टॉप हो गया, आपका थ्रोम्बोसिस स्टॉप हो गया। ये नेचुरल पैथवे है। सो वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, तो नेचुरल पैथवे आपका खराब हो गया है बिकॉज आपके पास एंटीथ्रोम्बिन 3 अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ एल्ब्यूमिनुरिया, प्रोटीन यूरिया। पहली बात। दूसरी बात यहाँ लिखी हुई है प्रोटीन सी एंड एस। प्रोटीन सी एंड एस भी मैंने आपको उस वक्त पढ़ाया था अगर आपको याद हो। प्रोटीन सी एंड एस बिकॉज ऑफ एल्ब्यूमिनुरिया हमारे पास ये दोनों प्रोटीन्स नहीं है। प्रोटीन सी का काम क्या था? काम ये था कि थ्रोम्बोमोड्यूलिन एक सरफेस प्रोटीन है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है, एंडोथेलियल प्रोटीन है, सरफेस प्रोटीन। ये थ्रोम्बोमोड्यूलिन थ्रोम्बिन के साथ मिलता है आपके ब्लड में। ये एंटीकोगुलेंट पाथवेज हैं नेचुरली अल्लाह की तरफ से, ताकि कोगुलेशन ज़्यादा बढ़े ना, प्रो कोगुलेशन ना हो जाए, ठीक है, हाइपर कोगुलेशन ना हो जाए। इसलिए मैंने आपको बताया था कि थ्रोम्बोमोड्यूलिन जब मिलेगा थ्रोम्बिन के साथ तो वो थ्रोम्बिन को एक्सपोज करेगा प्रोटीन सी के सामने। प्रोटीन एस और सी ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन है। प्रोटीन सी ये करता है उस थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट कर देता है। थ्रोम्बिन इनएक्टिवेट हुआ, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे स्टॉप हुआ, थ्रोम्बोसिस स्टॉप हुआ, थ्रोम्बस अल्टीमेटली मेटालोप्रोटीएज एंजाइम के थ्रू टूट जाएगा। बट अगर प्रोटीन से एक और काम भी है प्रोटीन सी एन एस का, ये डायरेक्टली फैक्टर 8 एंड फैक्टर 5 को भी इनहिबिट करता है। और अगर हम फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को इनहिबिट कर दें तो आपको अगर क्लॉटिंग पाथवे याद हो तो आपको याद होगा कि ये दोनों अगर फैक्टर्स भी इनहिबिट हो जाएं तो ये बड़े नेसेसरी होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने में 5 बड़ा नेसेसरी होता है, और 9 से 10 बनने में
8 बड़ा नेसेसरी होता है। सो ये दोनों एक्चुअली, एक बात कर रहा हूँ सिर्फ, ये दोनों कैटालिटिक एंजाइम्स हैं एक्चुअली। ये एक असिस्टेंस करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे में स्पेशली। सो फिर अगर प्रोटीन सी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम दो तरीकों से इनहिबिट नहीं कर पा रहे और थ्रोम्बोसिस होता रहेगा, कोगुलेशन होती रहेगी। सो हमारी एंटी कोगुलेशन दो वजह से नहीं हो पा रही। एक, हमारे पास एंटी थ्रोम्बिन 3 अवेलेबल नहीं है, दूसरा हमारे पास प्रोटीन सी अवेलेबल नहीं है जो फैक्टर 5-8 को भी इनहिबिट करता था, डायरेक्टली थ्रोम्बिन को भी इनएक्टिवेट करता था, थ्रोम्बिन को भी इनएक्टिवेट करता था। तो उसकी वजह से क्या होता था, हमारा पाथवे इनएक्टिवेट हो जाता था। और अगर हमारा पाथवे इनएक्टिवेट हो गया तो फिर हमारा मसला ही हल हो गया, हमारी कोगुलेशन, ओवर कोगुलेशन ही नहीं होगी, आर्टरीज की ओक्लूजन ही नहीं होगी। सो फिर यहाँ पे देख लें, हाइपर कोगुबल स्टेट से हमें बचा लेता था अगर हमारे पास ये एक प्रोटीन सी अवेलेबल होता। कैसे बचा लेता, मैंने आपको बताया, थ्रोम्बिन इनहिबिट करके। थ्रोम्बिन इनहिबिट हो गया, सब कुछ ही ठीक हो गया। थ्रोम्बिन इनहिबिट होगा तो ना फाइब्रिन बनेगा, ना ही क्लॉट स्टेबलाइजेशन होगी। अच्छा जी, ये आयरन, कॉपर एंड जिंक डेफिशिएंसी क्यों लिखी हुई है? वी डू बिलीव दैट, and I think it is very clear because the most of the carrier proteins of these minerals are proteins, so we do not have those protein carrier। वो हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स नहीं है, इनका लॉस होता रहेगा, एक्सक्रीशन होती रहेगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। बड़ा जी मुश्किल टेस्ट है यूरिन एनालिसिस, पहले हुआ करता था। उसमें क्या है, 24 घंटे बल्कि 48 आवर्स तक आपको यूरिन एनालिसिस के लिए यूरिन इकट्ठा करना पड़ता था। पेशेंट को कहना पड़ता था कि हमें 48 आवर्स तक का यूरिन जो है वो हमें चाहिए, तो हमें उसको फिर एनालिसिस करना पड़ता था और हमें फिर उसमें से, और वैल्यू काफ़ी डिफ़र करती थी। समटाइम्स फॉल्स नेगेटिव हो जाता था और समटाइम्स फॉल्स पॉजिटिव हो जाता था, लेकिन उसका फिर हल निकला सिंगल स्पॉट यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो निकली। फिर अगर एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो ये आ रही है 1:1 आ रही है, 2:1 आ रही है, तो इसका मतलब है 1 ग्राम ऑफ एल्ब्यूमिन एक्सक्रीट आउट हो रहा है पर 24 आवर्स। अगर 2:1 आ रहा है, 2:1 आ रहा है, तो उसका मतलब है 2 ग्राम्स। अगर 3:1 आ रहा है क्रिएटिनिन एल्ब्यूमिन रेशो, तो उसका मतलब है 3 ग्राम्स आ रही है पर 24 आवर्स। सो फिर अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, रीनल बायोप्सी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो सामने लिखा हुआ है, क्योंकि हमें चेक करना है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन वजूहात की वजह से तो नहीं हो रहा। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नील लीयर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव टाइप, मेसेंजियल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये सारे वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है जो सिर्फ ओनली इन किडनी अवेलेबल हैं। सो जब तक हम बायोप्सी नहीं करवाएंगे हम इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इनमें बहुत छोटे पॉइंट्स हैं जो सिर्फ बताने वाले हैं, उससे ज़्यादा इनमें याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है। एस एंड ARBs छोड़ दें, एस एंड ARBs कहाँ देना है कहाँ नहीं देना, जहाँ पे एल्ब्यूमिनूरिया होगा और साथ डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है और हम किडनी को बचाना चाहते हैं, उसको ग्लोमेरुलस को बचाना चाहते हैं, हम उसका इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर डिक्रीज करना चाहते हैं, उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज करके उस ग्लोमेरुलस को बचाना चाहते हैं, वहाँ हम एस एंड ARBs देंगे। और मैंने आपसे कहा था एस एंड ARBs आर थेरेपेटिकली इक्वल। मेम्ब्रेनस क्या है, दो बातें इसमें याद रखें। वी डू नॉट नो व्हाई एनसिड्स कॉज दिस मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लेकिन हमें ये पता है कि इन्फेक्शंस जो हैं वो टिप ऑफ करते हैं मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को। एंडोकार्डाइटिस, जब तक हमें ये नहीं पता था कि इन्फेक्शंस भी करवा सकते हैं, तब तक हमें ये लगता था कि मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को हम कहते थे कि मेन कॉज है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हम कहते थे मेन कॉज है कार्डाइटिस की, लेकिन बाद में हमें पता चला इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की मेन कॉज इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, और वो इन्फेक्शंस क्यों है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से, क्योंकि मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ऑटोइम्यून डिजीज हुई होगी और इम्यूनोग्लोबुलिन्स गलत जगह इस्तेमाल हो रहे होंगे। हेपेटाइटिस अगेन द सेम प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस टिप ऑफ करेगा आपके इम्यून सिस्टम को, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ओवर एक्टिवेट करेगा, ओवर इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनेंगे, क्लम्प्स बनेंगे, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में स्टक होंगे, किडनी डैमेज करेंगे। वी डू नोट दैट मिनिमल चेंज डिजीज और नील लीयन ये स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव है, हाईली स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव है, बच्चों में होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिवर्स हो जाते हैं। ये उन चंद ऑटोइम्यून डिजीज में से एक है जो रिवर्स हो जाती हैं, जो बहुत बेहतर हो जाती हैं। रिस्पॉन्स वेरी वेल इन स्टीरॉयड्स, एज दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर।
इससे ज़्यादा आपको बाकी जो चीज़ें हैं उनमें इतना ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में ये कहा है कि मे बी क्रायोग्लोबुलिन इसमें पॉजिटिव मिले हम, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड हैं। क्यों इंटर रिलेटेड है? बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक हेपेटाइटिस। वन थिंग यू शुड नो दैट any chronic disease or infection can cause glomerulonephritis of any type, इसलिए खपने की जरूरत नहीं। कोई भी पुराना इन्फेक्शन टिप ऑफ कर सकता है। अभी बात नहीं की हमने कि इन्फेक्शन होगा तो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, आगे हमने बात कर दी क्रॉनिक हेपेटाइटिस की, इट इज अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो बहुत सारे इन्फेक्शन हैं, कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के पा सकता है। लो सीरम कॉम्प्लीमेंट बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। डायपिरामिडोल और एस्पिरिन क्यों देते हैं? बिकॉज वी थिंक इसमें प्लेटलेट एक्टिवेशन ओवर एक्टिवेशन हो जाती है और प्लेटलेट क्लफ्स बन जाते हैं। प्लेटलेट एक्टिवेशन की वजह से थ्रोम्बोसिस बनते हैं और उसकी वजह से मे बी मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। और हमें ये लगता है कि जो जो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, हमें ये लगता है कि फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है और मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये बहुत कम स्टीरॉइड्स को रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत कम। अच्छा, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव डिजीज़ के बारे में बता रहा था। ये जो आपको पिंकिश स्टेन्स नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा, ये जो है ना, ये क्रायोग्लोबुलिन्स के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स या क्रायोग्लोबुलिन्स ये इकट्ठे हुए हैं आपकी ग्लोमेरुलस में। ये हिस्टोलॉजी आपकी ग्लोमेरुलस की, ये देख रहे हैं आप, पिंक स्टेन बहुत ज़्यादा हुआ है, एरो से भी शो हुआ है, ठीक है। हाईली एसोसिएटेड विद हीरोइन एंड HIV। हमें ये पता है कि IV ड्रग अब्यूजर्स में मोस्टली फोकल सेगमेंटल, अगर उनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम प्रेजेंट करेगा तो इट इज बिकॉज ऑफ फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एंड वी डू नो दैट बहुत पुअरली रिस्पॉन्सिव है ट्रीटमेंट के लिए, रैपिडली प्रोग्रेस करते हैं, बहुत तेजी से प्रोग्रेस करते हैं और फोकल डैमेज करते हैं, विच लीड्स टू यूरेमिया एंड स्टेज रीनल डिजीज। दैट इज इट फॉर टुडे।